नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यूपी टेट और सीटेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं, जिन परीक्षाओं की तैयारी बीएड और बीटीसी के छात्र पूरे साल करते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आपके लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी से इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण कुछ नोट्स लेकर आई हूँ। दोस्तों इस नोट से मैंने सोचा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। इस नोट्स में मैंने वो सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश किए हैं जिनमें कि आपके प्रश्न आते हैं। ज़्यादातर प्रश्न जो आपके बनते हैं वही यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम देने के पहले एक बार इसका रिवीजन करके ज़रूर जाएं। देखिए, जैसा कि आपको पहला प्रश्न जो ज़्यादातर हमेशा आता है कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। आपको पता है, जूम करके मैं दिखा दे रही हूँ, 4 अवस्थाएं होती हैं। एक आपकी शैशवावस्था होती है जिसे जन्म से 6 वर्ष तक मानते हैं। दूसरी आपकी बाल्यावस्था होती है जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। तीसरी आपकी किशोरावस्था होती है जिसे हम 12 वर्ष से 18 वर्ष तक बोलते हैं। और चौथी आपकी प्रौढ़ावस्था होती है यानी कि 18 वर्ष से मृत्यु तक। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा आपके पेपर्स में जो आप लगाते होंगे, सॉल्व प्रैक्टिस सेट या कहीं भी देखते होंगे। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, पूछा जाता है कि शैशवावस्था की उम्र कौन सी होती है। आपको ऑप्शन दिए होंगे, जन्म से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक या 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो अगर आपको पता होगा आप मार लेंगे शैशवावस्था यानी कि जन्म से 6 वर्ष तक। देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। आइए देखते हैं दोस्तों, आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इन सबसे क्या आगे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैंने दिखाया है यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें दिख रही हैं आपको। देखिए, इसमें ऐसे लिखा है, शैशवावस्था जो है इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा कि किस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है, ऑप्शन में होगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो आपको पता होना चाहिए कि शैशवावस्था जो है वही आपकी भावी जीवन की आधारशिला है। दूसरा जो हम बता रहे हैं पॉइंट कि इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। इसका मतलब है, आप देखते हो छोटा बच्चा किसी चीज़ की जिद करता है तो वो उसके लिए रोता रहता है, तब तक रोता रहता है जब तक उसकी जिद पूरी ना कर दी जाए या उसे उसी उतनी प्यारी कोई दूसरी चीज़ न दे दी जाए। लेकिन हम जो जैसे बड़े लोग होते हैं, इनको अगर समझा दिया जाए कि नहीं अभी नहीं आप इस चीज़ को लो, पैसे नहीं या कोई भी दिक्कत बता दिया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, समझ जाते हैं, थोड़े दिन बाद सोचते हैं अच्छा चीज़ें ले लेंगे। अब सुख की चाह ही उनका एकमात्र प्रेरक होता है। वह हर उस कार्य से बचना चाहता है जो उसे कष्ट पहुंचाता है। आपने देखा होगा, बच्चा हमेशा उसी के पास जाता है, उसी के पास ज़्यादा खेलता है जो उसे डांटता वाटता नहीं है। जो थोड़ा भी डांट वगैरह दिया तो बच्चा उससे दूर रहता है, उसके पास ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपने देखा होगा 1 वर्ड में ऐसे क्वेश्चन यही सब आएंगे कि कौन सी अवस्था आपकी जो है जो मूल प्रवृत्तियों से जुड़ी रहती है। शैशवावस्था, आप उसका उत्तर मार देंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे हम बाल्यावस्था में। दोस्तों, बाल्यावस्था आपकी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की उम्र होती है। शैशवावस्था कौन सी आपकी होती है? जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था आपकी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था है। इसमें हर चीज़ें परिवर्तन होंगे, बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन होंगे। इसमें 2 में हमने डिवाइड किया, एक पूर्व बाल्यकाल, दूसरा उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल में बच्चा तेजी से बढ़ता है, उत्तर बाल्यकाल में उसके विकास में स्थायित्व आ जाता है। फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है। तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए कि बाल्यावस्था ही वह अवस्था है जिसमें बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है। अब वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है लेकिन परिपक्व नहीं होता है अभी भी। इसी अवस्था को हम, बाल्यावस्था को ही हम एलिमेंट्री स्कूल एज या स्मार्ट एज या डर्टी एज, इन सब नामों से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम पूछें स्फूर्ति आयु, स्मार्ट एज या फिर डर्टी एज यानी गंदी अवस्था, एलिमेंट्री स्कूल एज, इन सब को किस अवस्था में बोलते हैं? तो बाल्यावस्था को ही इन सब नामों से बुलाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों
किशोरावस्था, किशोरावस्था आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक आपकी किशोरावस्था है। देखिए इसमें क्या है, स्टैनले हॉल ने इस काल को तूफान एवं परेशानी का काल कहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने तो बहुत जगह देखा है, जरूर आया हुआ है कि किस अवस्था को आप तूफान एवं परेशानी का काल कहते हैं? तो किशोरावस्था, जी हाँ, आपकी उम्र जिसकी 12 से 18 वर्ष तक हो वो आपकी तूफानी एवं परेशानी का काल कहा जाता है। इसे हम टीनेज भी कहते हैं। इस अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। यह विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। इस काल में विशेषकर यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से किशोरों को तनाव, चिंता, संघर्ष ये सब मिल जाती है। देखिए दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको बाल विकास में जो सिद्धांत होते हैं। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, ये सिद्धांत किसने दिया, या फिर क्वेश्चन ये सीधे सीधे नहीं भी आता तो पूछा जाता है कि इस सिद्धांत में क्या चीज़ है। मतलब क्वेश्चन दे दिया कुछ उदाहरण कि जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये कुछ उदाहरण दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा ये कौन सा सिद्धांत है। तो इसके लिए चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला हमारा है पुनर्वलन सिद्धांत। पुनर्वलन सिद्धांत का प्रतिपादक जो थे वो जॉन डोलार्ड और नील मिलर थे। तो आपको ये नाम बहुत जरूरी याद रखना है। क्वेश्चन अगर सीधे आता तो आपको पता होगा तो आप मान लेंगे। पुनर्वलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? पुनर्वलन सिद्धांत जॉन डोलार्ड और नील मिलर के द्वारा दिया गया है। इसमें यह है कि बच्चा ऐसा ऐसा बड़ा होता है, उसमें विकास होता है और अधिगम करता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होगा उसका विकास भी होगा और वो अधिगम करता जाएगा। इसमें सबसे जरूरी चीज जो है, जैसे देखिए इसका उदाहरण जो है कि जैसे नवजात शिशु जो है वो पहले सिर्फ देखते हैं आप स्तनपान करता है, लेकिन धीमे धीमे जब वो बड़ा होने लग जाता है तो भोजन की आवश्यकता उसको लगती है। अब भोजन की आवश्यकता के लिए वो स्तनपान से आगे बढ़कर खाने पीने की कोशिश करता है। देखते होंगे छोटा बच्चा खाली स्तनपान करता है, लेकिन जैसे धीमे धीमे बड़ा होता है अपने आप वो हाथ से चीजें पकड़ पकड़ खाने लगेगा। ये आपका पुनर्वलन का सिद्धांत है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका विकास होगा और वो अधिगम करना सीख भी जाएगा। इसके सबसे महत्वपूर्ण 4 अवयव हैं, देख लीजिए। पहला क्या है? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन आपका। दूसरा उद्दीपक या संकेत। तीसरा आपका स्वयं का व्यवहार है और चौथा आपका पुनर्वलन या पुरस्कार है। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया ना 4 जो सिद्धांत हैं ये भी बहुत जरूरी हैं इसके, कि क्या कहते हैं आपके जॉन मिलर और इनके डोलार्ड के, कि इंपॉर्टेंट अवयव कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पुनर्वलन सिद्धांत के क्या क्या अवयव हो सकते हैं। अब देखिए अगला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बंदूरा एवं वॉल्टर्स। ये जो प्रतिपादक मैं बता रही हूँ इसको आप कहीं नोट करते चलिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में कीजिएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बंदूरा एवं वॉल्टर्स। इन्होंने क्या किया, बंदूरा ने क्या किया, बच्चों को एक फिल्म दिखाई जिसमें एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया। फिल्म में देखिए दोस्तों 3 भाग थे। प्रत्येक बच्चों को केवल एक प्रकार की फिल्म दिखाई गई। पहली फिल्म में फिल्म का हीरो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता था, इसके लिए उसे तत्व दिया जाता था यानी कि महत्व दिया जाता था। एक फिल्म दिखाई गई बच्चों को जिसमें क्या किया गया, एक वयस्क व्यक्ति आक्रामक बिहेवियर करता था यानी कि उसका अच्छा बिहेवियर नहीं होता था, लड़ाई झगड़े वाला रहता था, तो उसमें देखा गया उस व्यवहार के लिए उसे बहुत महत्व दिया गया। दूसरी फिल्म में फिर वही हीरो आक्रामक व्यवहार करता है, लेकिन अब इस बार इस आक्रामक व्यवहार के लिए उसे पुरस्कृत किया गया। तीसरी फिल्म में हीरो आक्रामक व्यवहार करता है लेकिन उसके लिए उसे ना ही पुरस्कृत किया जाता है और ना ही दंडित किया जाता है। तो देखिए इससे क्या हुआ, जब देखा गया कि बच्चों में व्यवहार का निरीक्षण किया गया तो देखा गया बच्चों ने उसी व्यवहार का अनुकरण सबसे कम किया था जो हीरो के आक्रामक व्यवहार और दंड से संबंधित है। यानी कि पहले वाले बच्चे जिनको दिखा कि जब आक्रामक व्यवहार हो रहा है तो उसे दंड मिल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि इसका अनुकरण नहीं करना, लेकिन दूसरे वाले जिसमें उसे पुरस्कृत करा जा रहा है या तीसरे वाले में जहां उसे कुछ नहीं दिया जा रहा है, बच्चों ने उन दोनों को बहुत अच्छे से फॉलो करने की कोशिश की। इसका मतलब क्या हुआ, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, कि हम समाज में देखते हैं कैसा क्या हो रहा है, समाज में किस हिसाब से लोगों को वो मिलती है, पुरस्कार मिलता है और किस हिसाब से लोगों को दंड दिया जाता है, वही चीजें हम अपने जीवन में भी लागू करने की कोशिश करते हैं। ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंदूरा एवं वॉल्टर्स ने ही दिया था। अब देखिए हम क्या देखेंगे,
बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में क्या क्या है, किसने कौन सिद्धांत दिया, उसके प्रतिपादक कौन थे। तो बुद्धि के सिद्धांत में देखिए दोस्तों, एक कारक सिद्धांत है, यानी कि यूनिफैक्टर सिद्धांत। इसमें क्या है, प्रतिपादक बिने, टर्मन तथा स्टर्न है। दूसरा आपका द्विकारक सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक आपके स्पीयरमैन है। तीसरा बहुकारक सिद्धांत है, इसके आपके प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। चौथा आपका समूह कारक यानी कि ग्रुप फैक्टर सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक थर्स्टन है। पांचवा पदानुक्रमिक यानी कि हायरार्किकल सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक फिलिप बर्नन है। छठा आपका त्रिआयामी 3 डायमेंशनल सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड है। सातवां आपका तरल ठोस फ्लूइड क्रिस्टलाइज बुद्धि सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक आरबी कैटल है। आठवां बहुबुद्धि मल्टीपल सिद्धांत है, होवर्ड गार्डनर इसके हैं प्रतिपादक। नवा आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जीन पियाजे हैं। और सबसे आखिरी आपका ट्रायर्किक यानी कि त्रितंत्र सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक रॉबर्ट स्टैनबर्ग हैं। दोस्तों ये जो टेबल मैंने आपको दिखाई है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा से ज्यादा, मतलब जिसको आप जो समझ लीजिए वो है। इसका क्वेश्चन तो हमेशा आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। अगर आपको पता होगा आप तुरंत बता देंगे, थॉर्नडाइक मार लेंगे और आपको 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। तो इसको तो आप रट लीजिए इस टेबल को। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, बिने, टर्मन, स्टर्न ने। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। समूह कारक थर्स्टन ने। पदानुक्रमिक फिलिप बर्नन ने। त्रिआयामी जेपी गिलफोर्ड ने। तरल ठोस आरवी कैटल ने। बहुबुद्धि होवर्ड गार्डनर ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने। और त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टैनबर्ग। देखिए दोस्तों, ये तो मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ, एक में स्लाइड आपकी अगर आपके पास टाइम होगा उसको भी जरूर देख लीजिए कि सिद्धांत के अंदर क्या क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में क्या क्या है। थोड़ा बहुत तो मैंने वैसे कवर करने की कोशिश की है, लेकिन जो और अच्छे से आपको डीप में पढ़ना होगा तो आप कमेंट में जाके जरूर बताइएगा, मैं इसको और एलैबोरेट करके आपको बताने की कोशिश कर दूंगी, पूरा अच्छे से समझा दूंगी सिद्धांत में क्या क्या दिया गया था।